नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं राकेश सिहाग आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम डिजिटल स्टडी पर। और प्यारे साथियों, आज की जो साइंस की क्लास है ये बहुत बेहतर होने वाली है। क्यों? क्योंकि मैं 500 टॉप क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। और ये जो टॉप 500 क्वेश्चनों की सीरीज है ये खास तौर से पटवारी एग्जाम के लिए मैं आपको करवा रहा हूँ। वैसे सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी एग्जाम के लिए इसको देख सकते हो, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पटवारी एग्जाम के लिए। अच्छा, ये क्लास नंबर आपकी 13 है इस 500 क्वेश्चनों की। वैसे 28 नंबर की क्लास है, लेकिन आपको मैं 13वीं क्लास करवा रहा हूँ 500 क्वेश्चनों की सीरीज की। आप क्लास का नंबर मत देखिए, आप क्वेश्चनों की संख्या देखिए कितने करवा चुका हूँ। मैं आपको 425 नंबर क्वेश्चन तक, क्लास 12 नंबर तक करवा चुका हूँ। आज हम जो क्लास स्टार्ट करेंगे वो 426 से स्टार्ट करेंगे, 426 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, और 426 से आगे स्टार्ट करेंगे और आगे तक पढ़ते रहेंगे। तो 500 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। आपने कल वाले वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने कमेंट वगैरह भी किए, नहीं किए हैं तो कल वाले वीडियो पे जाके कमेंट कर दीजिए आपको किस प्रकार का कंटेंट चाहिए, क्योंकि 500 क्वेश्चनों के बाद आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, वो आपको डिसाइड करना है। उसी के अनुसार मैं आपको पढ़ाऊंगा। वैसे कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी। मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए थे भैया, अगर आपको थ्योरी क्लास पढ़नी है तो आप बता दीजिए, और अगर आपको एमसीक्यू पढ़ने है तो बता दीजिए। कंटेंट आपको बेहतर मिलेगा दोनों ही जगह, कोई दिक्कत नहीं है दोनों तरीके से भी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने वो बात सुनी होगी अच्छे से, और अच्छा सा रिस्पॉन्स भी आपने दिया होगा उसके ऊपर। कोई बात नहीं, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अच्छे से पढ़िए, बस मैं यही चाहता हूँ। अब हम बात करें तो ये जो क्वेश्चन है ये बड़े इंपॉर्टेंट है पटवारी एग्जाम के लिए, और साइंस के 500 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। जो भी मेरे दोस्त जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक बार इस वीडियो को आप शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक, जो जिससे कि वो भी जुड़ जाएं। और पहले बता देता हूँ प्यारे साथियों, क्लास रिकॉर्डेड है, लाइव क्लास नहीं है। ठीक है, हाँ। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे प्यारे साथियों। इस क्लास का पीडीएफ भी आपको मिलेगा, मतलब 500 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा कल या परसों तक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्यारे साथियों, मैं आपको तीसरा टॉपिक करवा रहा हूँ, पोषण का टॉपिक करवा रहा हूँ। ये टॉपिक मैं आपको करवा चुका हूँ। ये 374 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है। अब ये कहाँ तक जाके रुकेगा मुझे नहीं पता, लेकिन 500 क्वेश्चन से पहले रुक जाएगा, इतना पता है, क्योंकि 500 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं क्लास को 426 नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि 425 तक मैं आपको करवा चुका हूँ पिछली क्लास तक। तो अब हम शुरू करते हैं 426 नंबर क्वेश्चन से। देखिए, ये रहा 426 नंबर क्वेश्चन, और इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ साथियों। ये रहा 426 नंबर क्वेश्चन, सभी को दिखाई दे रहा होगा। चलिए आज की क्लास का आगाज करते हैं। आज के क्लास को बहुत बेहतर तरीके से हम प्रेजेंट करने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से कुछ सीखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन इसी श्रेणी में आपके सामने है कि आंवला, नींबू, संतरा, मिर्च, आम किस विटामिन के मुख्य स्रोत हैं। तो प्यारे साथियों, जो चीज़ खट्टी होती है, जो चीज़ खट्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ये बोलते हैं कि उसके अंदर विटामिन सी है। तो भाई इस सभी वस्तुओं में, सभी खाद्य पदार्थों में क्या होगा आपका? विटामिन सी होगा। सबसे ज्यादा विटामिन सी जो होता है ना, वो 1 नंबर तो होता है बारबाडोज लीची में, बारबाडोज लीची में। लेकिन प्यारे साथियों, ये कहीं भी कभी भी प्रश्न प्रश्न पूछा नहीं गया है। इसके बाद 2 नंबर पर आपका आता है आंवला। आपको ऑप्शन में आंवला ही देते हैं, ध्यान रखना, सबसे अधिक आपका आंवला में। अच्छा, आपको ये पूछ ले कि विटामिन सी का दैनिक स्रोत क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, विटामिन सी का जो दैनिक स्रोत है प्यारे साथियों वो है हरी मिर्च, है ना, हरी मिर्च। तो दैनिक स्रोत आपका हरी मिर्च है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और सबसे पहले खोजा गया विटामिन भी कौन सा है? विटामिन सी है, सबसे पहले खोजा गया विटामिन। विटामिन के की बात मैंने आपको बता दी, इसकी कमी से आपका रिकेट्स रोग होता है प्यारे साथियों। सॉरी, रिकेट्स नहीं होता, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। इस विटामिन के को कैल्सीफेरोल बोलते हैं, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, है ना। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी के कई कॉम्प्लेक्स होते हैं, विटामिन B1, B2, ये कभी मैं आपको थ्योरी क्लास करवाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात विटामिन सी की थी जो मैंने आपको बता दी। उसके बाद है कि विटामिन कैसा यौगिक है। विटामिन कैसा यौगिक है? वे विटामिन कार्बनिक है, अकार्बनिक है, दोनों है, या फिर कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों, जो विटामिन होता है वो एक कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ज्यादा आप भावनाओं में बह करके ऑप्शन नंबर सी को मत कर देना, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा मेरे प्यारे साथियों, कार्बनिक यौगिक। अगला क्वेश्चन, विटामिन का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन का मुख्य कार्य क्या है? ध्यान रखना, विटामिन हमारे शरीर का
उपापचय और नियंत्रण करता है। उपापचय और नियंत्रण करने का काम कौन करता है? विटामिन करता है, हमारे शरीर का नियंत्रण करता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से ऊर्जा किससे प्राप्त नहीं होती? निम्न में से ऊर्जा किससे प्राप्त नहीं होती? किससे प्राप्त नहीं होती? तो उसमें आपको ऑप्शन में दे देगा प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन में दे देगा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा ऑप्शन आपको दे देगा विटामिन, चौथा दे देगा कोई नहीं। तो प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, विटामिन हमें ऊर्जा देने का काम नहीं करते हैं, ऊर्जा नहीं देते हैं, ठीक है। तो विटामिन हमें क्या करते हैं? हमारे शरीर का नियंत्रण रखने का काम करते हैं, उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण रखते हैं, भूख प्यास नींद इनका उपापचय रखने का काम कौन करते हैं? ये विटामिन करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन को प्रतिसंक्रमण विटामिन कहा जाता है? किस विटामिन को संक्रमण विटामिन कहा जाता है, यानी जो संक्रमण को रोकने का काम करता है? तो उस विटामिन का नाम है प्यारे साथियों विटामिन ए। विटामिन ए को प्रतिसंक्रमण विटामिन कहा जाता है और विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है गाजर के अंदर। गाजर में सर्वाधिक आपका विटामिन ए होता है प्यारे साथियों, और इसको प्रतिसंक्रमण विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, एंटी इन्फेक्शन प्रोटीन, ठीक है। और इस विटामिन ए को हम रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी रोग जो रात में दिखाई न देना। विटामिन बी के बारे में मैंने आपको बताया, विटामिन बी के कई कॉम्प्लेक्स हैं, विटामिन B1, B2, B3, ये बताऊंगा मैं कभी पूरी डिटेल से आपको जब थ्योरी क्लास करवाऊंगा। अच्छा, विटामिन डी को हम कैल्सीफेरोल बोलते हैं, सॉरी कैल्सीफेरोल इसको बोलते हैं, ठीक है ना। कैल्सीफेरोल आपको मैंने बता दिया शायद के, लेकिन के को नहीं बोलते, इसको कैल्सीफेरोल बोलते हैं विटामिन डी को। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम का रोग होता है। कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम का रोग। और प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना है, विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। और विटामिन सी के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहले खोजा गया विटामिन, सक्रिय नाम का रोग होता है, इसको हम विटामिन सी का दैनिक स्रोत बताया था, सबसे अधिक आंवला में होता है, बार बार रोज लीची में होता है। तो ये सारी बात मैं आपको पीछे बता के आया हूँ, तो बार बार रिपीट नहीं करूँगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन का निर्माण लीवर यानी यकृत में होता है? किस विटामिन का निर्माण लीवर में होता है वो आपको बताना है। तो उस विटामिन का नाम है प्यारे साथियों विटामिन ए। विटामिन ए का निर्माण आपका लीवर में होता है। और अभी अभी मैंने आपको बताया विटामिन ए के बारे में, इसको रेटिनॉल कहते हैं, इसको प्रति संक्रमण विटामिन भी बोलते हैं, इसकी कमी से रतौंधी नाम का रोग होता है, ठीक है। और गाजर में सर्वाधिक पाया जाता है। डी के बारे में मैंने आपको बताया, रिकेट्स नाम का रोग होता है बच्चों में, बड़े व्यक्तियों में ओस्टियोमेलेशिया नाम का रोग होता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल बोलते हैं, सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होता है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से हमें ये प्राप्त होता है। अच्छा, ये जो आपका विटामिन के है इसको कहा जाता है प्यारे साथियों नेफ्थोक्विनोन। नेफ्थोक्विनोन ध्यान रखना, नेफ्थोक्विनोन, ठीक है, इसका रासायनिक नाम है। अच्छा, विटामिन ई जो है ना, इसको हम सौंदर्य का विटामिन भी बोलते हैं, सौंदर्य का विटामिन। क्यों? क्योंकि हमें सुंदर रखने का काम करता है। जिस व्यक्ति के मुंह के ऊपर झाइयाँ पड़ जाती हैं तो वो क्या करता है? विटामिन ई की टेबलेट वगैरह लेता है। विटामिन ई को प्रति नपुंसकता विटामिन भी कहा जाता है, यानी जो व्यक्ति सेक्स क्रिया में कमजोर हो जाता है, नपुंसक हो जाता है, तो उसको क्या करता है? एक्टिव करने का काम करता है विटामिन ई, इसलिए इसको प्रति नपुंसकता विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आप सभी को पता है प्यारे साथियों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाम का रोग भी होता है, जीरोफ्थैलेमिया नाम का रोग भी होता है, और किरेटोमेलेशिया नाम का रोग भी होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, आपने छोटी क्लासों में सिर्फ और सिर्फ रतौंधी रोग एक ही पढ़ रखा था, लेकिन रतौंधी के साथ साथ में जीरोफ्थैलेमिया और किरेटोमेलेशिया ये दोनों रोग भी किस विटामिन की कमी से होते हैं? तो विटामिन ए की कमी से होते हैं, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, जीरोफ्थैलेमिया, किरेटोमेलेशिया ये तीनों रोग होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखोगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन, विटामिन ए का स्रोत क्या है? विटामिन ए का स्रोत क्या है? तो विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में गाजर में पाया जाता है। इसके साथ साथ कोड लिवर ऑयल जो होता है ना, मछली का आप लिवर का ऑयल मान सकते हो, तो कोड लिवर ऑयल में भी क्या होता है? विटामिन ए होता है ना। जो व्यक्ति मतलब जिसको रात में दिखाई वगैरह नहीं देता है, तो उसको या तो गाजर खाने की सलाह दी जाती है, या फिर उसको कोड लिवर और होली बट फिश जो ऑयल है वो दिए जाते हैं औषधि के रूप में। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं? विटामिन ए के स्रोत होते हैं। सभी के सभी विटामिन ए के स्रोत होते हैं, ध्यान रखोगे आप अच्छे से।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। उस विटामिन का नाम आपको बताना है जो हार्मोन की तरह काम करती है। तो उस विटामिन का नाम है प्यारे साथियों विटामिन डी। विटामिन डी हमारे शरीर में हार्मोन की तरह काम करती है। ठीक है, विटामिन डी हार्मोन की तरह काम करती है। और मैं आपको विटामिन के बारे में बता के आया हूँ। इसको नेफ्थोक्विनोन बोलते हैं प्यारे साथियों, नेफ्थोक्विनोन। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल बोलते हैं, कैल्सीफेरोल, है ना। विटामिन जो ई है प्यारे साथियों, इसको टोकोफेरोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोकोफेरोल। इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। और विटामिन ए को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है, प्रतिनपुंसकता विटामिन कहा जाता है। उसके बाद विटामिन ए के बारे में मैंने आपको बताया, इसको प्रति संक्रमण विटामिन कहा जाता है, गाजर में सर्वाधिक पाया जाता है। उसके साथ साथ रेटिनोल, इसको रासायनिक भाषा में रेटिनोल कहा जाता है। रतौंधी, जीरोथैलेमिया और जो आपका कीरेटोमेलेशिया, 3 प्रकार के इसके रोग होते हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से वयस्क व्यक्ति में होने वाला रोग कौन सा है। विटामिन डी की कमी से वयस्क व्यक्ति में, मैंने आपको बताया था प्यारे साथियों, जो आपका रिकेट्स रोग है वो तो होता है छोटे बच्चों में। छोटे बच्चों के अंदर आपका रिकेट्स रोग होता है। और जो बड़े व्यक्ति होते हैं, वयस्क जो व्यक्ति होते हैं, उसके अंदर ओस्टियोमेलेशिया नाम का रोग होता है। ओस्टियोमेलेशिया नाम का रोग किस विटामिन की कमी से? विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से ओस्टियोमेलेशिया नाम का रोग बड़े व्यक्तियों में होता है और छोटे बच्चों में रिकेट्स नाम का रोग होता है। अगर यहीं पर बड़े व्यक्ति की जगह आपको दे देता छोटा बच्चा, यहाँ पर बच्चा नाम दे देता, तब आपका उत्तर होता ऑप्शन नंबर ए। ये दोनों बात आप ध्यान रखेंगे। बच्चों के अंदर रिकेट्स और बड़े व्यक्तियों में ओस्टियोमेलेशिया नाम का रोग होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, उम्मीद कर सकता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 435 नंबर क्वेश्चन की। 435 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मिलान करना है। तो प्यारे साथियों, आपको पता है आपका भाई आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने आपको दिक्कत दी है थोड़ी सी, आपको मैं बता चुका हूं पीछे। बस आपको क्या करना है, आपस में मिलाना है। देखिए, मिलाना है आपको। मिलाना ये है कि जो आपका विटामिन ए है, डी है, ई है, के है। पहली बात तो ये किसके अंदर घुलनशील होते हैं प्यारे साथियों? ये चारों के चारों विटामिन आपके वसा में घुलनशील होते हैं। किसके अंदर घुलनशील होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। ये बात आपको 1 नंबर ध्यान रखनी है। दूसरी बात, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया था, विटामिन ए को क्या कहा जाता है? विटामिन ए को कहा जाता है प्यारे साथियों रेटिनोल, बताया था ना। तो विटामिन ए को रेटिनोल कहा जाता है। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद विटामिन डी को मैंने अभी आपको बताया था कैल्सीफेरोल कहा जाता है, और इसकी कमी से आपका बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद विटामिन ई को टोकोफेरोल कहा जाता है, अभी मैंने आपको बताया था। और इस विटामिन ई की कमी से बांझपन का रोग होता है, क्योंकि अगर ये कम हो जाएगा तो नपुंसक हो जाएगा। अगर नपुंसक व्यक्ति हो जाता है तो वो उसमें बांझपन का रोग हो जाता है। अच्छा, विटामिन के को फाइलोक्विनोन बोलते हैं, और विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। और रक्त का थक्का बनाने में क्या क्या कौन कौन सहायता करता है? तो रक्त का थक्का बनाने में एक तो आपका तत्व होता है, तत्व पूछे तब तो आपका होगा कैल्शियम तत्व। अगर आपको कोशिका पूछ ले, क्या पूछ ले? कोशिका। भी कौन सी कोशिका रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है? तो आपकी कोशिका हो जाएगी प्लेटलेट्स कोशिका, प्लेटलेट्स कोशिका। अगर यहीं पर आपको पूछ ले विटामिन, क्या पूछ ले? आपको विटामिन पूछ ले, तो आपका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों विटामिन की अगर पूछ ले तो विटामिन कौन सा हो जाएगा? के विटामिन। के नाम का विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। अगर आपको पूछ ले प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है? तो एक का नाम है प्यारे साथियों प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, और दूसरी का नाम है फाइब्रोनोजन, फाइब्रोनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन। ये 4 क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं रक्त का थक्का बनाने से संबंधित। ठीक है ना, तत्व, कोशिका, विटामिन और प्रोटीन, ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा 435 नंबर क्वेश्चन। अगला है 436 नंबर क्वेश्चन, विटामिन, रासायनिक नाम और रोग। तो प्यारे साथियों, मैंने आपके दुख को समझ लिया, मैंने आपके दुख को भांप लिया, और मैंने आपको ज़्यादा दुखी नहीं किया, और मैंने सीधे सीधे सही दे दिए। विटामिन सी को एस्कोर्बिक कमल कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। और कमी से रोग होता है आपका सकरवी, बिल्कुल सही बात है। विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है, इसकी कमी से बेरी रोग होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन B6 को पायरोडोक्सिन कहा जाता है, और इसकी कमी से एनीमिया नाम का रोग होता है, बिल्कुल सही है। और विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है, और इसकी कमी से रक्ताल्पता नाम का रोग होता है, बिल्कुल सही बात है। और प्यारे साथियों, विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सी धातु?
कोबाल्ट धातु। अगर ये बात अगर आपको समझ में आई है तो खुद को शाबाश बोल दीजिए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम से कम आज तक एग्जाम में अगर पूछें बात करें तो कम से कम 4 से 5 एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कौन सी विटामिन के अंदर कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था। तो जो जीव विज्ञान शब्द है, बायोलॉजी शब्द है प्यारे साथियों, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था प्यारे साथियों वो किया गया था किसके द्वारा, लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा। किसके द्वारा, लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा, है ना, लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा ये आपका किया गया था, ध्यान रखना। सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, अरस्तु के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, अरस्तु के द्वारा, ठीक है। लेमार्क और ट्रेविरेनस ने तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था, क्योंकि जीव विज्ञान का जो जनक है वो भी अरस्तु को माना जाता है, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है, इसलिए अरस्तु आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अच्छा, ये जो थियोफ्रेस्टस है प्यारे साथियों, इनको जंतु पादप विज्ञान का जनक कहा जाता है। पादप विज्ञान का जनक कहा जाता है आपका थियोफ्रेस्टस को। हेक्सले नाम के व्यक्ति ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया था। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार आपका जीव द्रव्य होता है। ये बात किसने बताई, हेक्सले नाम के व्यक्ति ने बताई, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो प्यारे साथियों, जीव विज्ञान जो शब्द है वो किससे बना है, बायोलॉजी शब्द से बना है, बायोलॉजी शब्द से। और ये जो बायोलॉजी शब्द है प्यारे साथियों, ये आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मिलान करना है आपको। और प्यारे साथियों, मैंने मिलान पहले से सही करके दे रखे हैं, बस आपको क्या करना है, आपको याद रखना है इनको। जंतु विज्ञान का जनक आपका अरस्तु है प्यारे साथियों, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु है। और जीव विज्ञान का जनक भी कौन है, जीव विज्ञान का जनक भी आपका अरस्तु है। जंतु और जीव दोनों विज्ञानों का जो आपका जनक है वो अरस्तु है, ध्यान रखना। वनस्पति या फिर पादप विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस है, जो अभी मैंने आपको बताया था। और आधुनिक विज्ञान का जनक, आधुनिक जीव विज्ञान यानी वर्तमान की जो आधुनिक जीव विज्ञान है उसका जनक माना जाता है चार्ल्स डार्विन को। और भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है विलियम रोक्सबर्ग को। भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक विलियम रोक्सबर्ग। अब ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने पड़ेंगे साथियों, ए से, ठीक है। चलिए 440 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जो कोशिका की संरचना, कार्य एवं कोशिका विभाजन का अध्ययन कराती है, कोशिका विभाजन का अध्ययन करवाती है, उसको क्या कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए प्यारे साथियों, कोशिका विज्ञान को क्या कहा जाता है, कोशिका विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है, कोशिका विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। माइकोलॉजी कहा जाता है कवक विज्ञान को माइकोलॉजी कहा जाता है। फाइकोलॉजी आपका शैवाल विज्ञान को, कौन सी विज्ञान को, शैवाल विज्ञान को फाइकोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी आपका कहा जाता है उत्तक विज्ञान को हिस्टोलॉजी। इसी प्रकार से एक आपको ध्यान रखना है हेमेटोलॉजी रक्त विज्ञान, खून की विज्ञान, रक्त विज्ञान, है ना। एक है हेपेटोलॉजी, इसको कहा जाता है प्यारे साथियों लीवर विज्ञान, यकृत विज्ञान, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आप याद रखोगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में किसने की थी। तो प्यारे साथियों 1665 में सर्वप्रथम जो खोज की गई थी वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, ठीक है। रॉबर्ट हुक के द्वारा जो खोज की गई थी वो मृत माध्यम में की गई थी। वो कोशिका कैसी थी, वो मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका। तो मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, और जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेनहोक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहोक ने। दोनों क्वेश्चन आपको मैंने क्लियर करवा दिए। रॉबर्ट ब्राउन ने आपके कोशिका के अंदर केंद्रक को पहचाना था। कोशिका के अंदर क्या किया था, केंद्रक को पहचानने का काम किया था।
केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है। और जीवित कोशिका को 1674 ईस्वी में किसने देखा था? ल्यूवेन हुक ने देखा था। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्र की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने मृत माध्यम में कोशिका की खोज की थी। और फोंटाना नाम का जो व्यक्ति है प्यारे साथियों, इन्होंने आपकी जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रिका की खोज की थी। केंद्रिका की खोज, भाई ये जो केंद्रक होता है, केंद्रक, ये केंद्रक तो सभी कोशिका के ऊपर क्या करता है? पूरी कोशिका पर नियंत्रण रखता है। पूरी कोशिका पर नियंत्रण रखने का काम करता है केंद्रक। इसीलिए कोशिका का केंद्रक को ही क्या कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क, प्रबंधक, नियंत्रक, संचालक, ये सारे नाम केंद्रक के होते हैं। अब केंद्रक को भी कंट्रोल करने का काम कौन करती है? इसकी पत्नी केंद्रिका करती है। कौन करती है? इसकी पत्नी केंद्रिका। और इसकी खोज की थी फोंटाना ने। ठीक है। ये बिंदु के रूप में पाई जाती है, इस प्रकार से बिंदु के रूप में पाई जाती है कोशिका के अंदर। याद रख लेना, केंद्र की पत्नी केंद्रिका इसके ऊपर क्या करती है? कंट्रोल। क्योंकि किसी को कंट्रोल कौन कर सकता है? पत्नी कर सकती है। ठीक है। तो केंद्रिका इसकी पत्नी हो गई, इसलिए केंद्र को ये कंट्रोल करती है। इसकी खोज फोंटाना नाम के व्यक्ति ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत जो दिया था प्यारे साथियों, वो एम स्लाइडन और स्वान ने, एम स्लाइडन और टी स्वान दोनों व्यक्तियों ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अच्छा, कोशिका सिद्धांत क्या था? कोशिका सिद्धांत ये था कि किसी भी कोशिका का निर्माण जो है ना, वो अपने से पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ये एक कोशिका सिद्धांत था जो किसने प्रतिपादित किया था? स्लाइडन और स्वान ने प्रतिपादित किया था। और प्यारे साथियों, ये जो वाटसन और क्रिक नाम के जो व्यक्ति हैं, इन दोनों ने आपका जो डीएनए होता है, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल प्रतिपादित किया था। द्विकुंडलित मॉडल, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था। मेंडल ने, आपको पता ही है, मटर के पौधों पर मतलब खोज की थी। मटर के पौधों पर कुछ निष्कर्ष निकाले थे और उन्होंने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया। आनुवंशिकता के नियमों का, आनुवंशिकता के नियम किसने दिए थे? तो मेंडल ने दिए थे। और स्टन और बोवेरी ने क्या किया था प्यारे साथियों? गुणसूत्र सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? गुणसूत्र सिद्धांत दिया था आपका स्टन और बोवेरी ने। ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि किसकी संरचना को कोशिका सिद्धांत से नहीं समझाया जा सकता? ऐसा कौन सा जीव या ऐसा कौन सा मतलब है जिसको हम कोशिका सिद्धांत के द्वारा नहीं समझा सकते? या फिर कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है? कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है, यह आपको बताना है। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, कोशिका सिद्धांत को गलत साबित करने वाला इसमें से कौन है? तो कोशिका सिद्धांत को गलत साबित करने वाला जो है प्यारे साथियों, वो है आपका वायरस। वायरस कोशिका सिद्धांत को ही क्या कर देता है? फेल कर देता है। इसीलिए प्यारे साथियों, इन्होंने पूरे वर्ल्ड में क्या है? तहलका मचा रखा। आपको पता है वायरस के बारे में तो। ठीक है। तो कोशिका सिद्धांत का पालन कौन नहीं करता? वायरस नहीं करता। क्योंकि कोशिका सिद्धांत यही कहता है कि नई कोशिका का जो निर्माण है वो पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, लेकिन वायरस का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से हो ऐसा जरूरी नहीं है प्यारे साथियों। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 445 नंबर क्वेश्चन। समस्त सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो पूरे सजीवों की, जितने भी सजीव हैं, पादप और जंतु, उनकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो मैं बोल रहा हूं, जीव के माध्यम से बोल रहा हूं, ये क्या है? ये एक कोशिका है। एक क्या है? कोशिका। तो सभी जीवों की जो क्रियात्मक और जो संरचनात्मक इकाई होती है वो एक कोशिका होती है। किसको कहा जाता है? कोशिका को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब ये छोटी छोटी बात तो आपने 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ी होंगी, ये तो आपको आनी चाहिए। अब आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, बिल्कुल सही बात है प्यारे साथियों। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम या फिर पीपीएलयू, बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल राइट है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होती है, पीपीएलओ होती है या फिर प्लूरोनियोनिया होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, बिल्कुल सही है, हमारे पूरे शरीर में फैली होती है, चोटी से लेके एडी तक। सबसे लंबी कोशिका आपकी तंत्रिका कोशिका, बिल्कुल सही बात है ये भी। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, बिल्कुल सही बात है प्यारे साथियों, इसका 5 माइक्रोन इसका आकार होता है, बिल्कुल छोटी सी, है ना, बिल्कुल छोटी सी शुक्राणु, जिसको हम वीर्य बोलते हैं। वीर्य के अंदर होता है ना,
जो कण होते हैं वो उस कण को बोलते हैं कोशिका। वो एक कण क्या कहलाता है? कोशिका कहलाता है। वो एक कण, तो वो कण सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु। ये सही बात है। इसका मतलब कोई बात इसमें असत्य नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका ई क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो ध्यान रख लेना प्यारे साथियों, 4 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए हैं। 4 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपका भाई आपको करवाएगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे। तो इस कंसेप्ट को, इस कंटेंट को आप हल्का मत समझो, बहुत बेहतर कंटेंट आपको दे रहा हूँ। बस आप थोड़ा सा सहयोग करके वीडियो को आप एक बार शेयर कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी ऐसी कोशिका जिनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, अविकसित का मतलब नहीं पाया जाता, तो वो उसका उदाहरण क्या है? यानी ऐसी कोशिका जो प्रोकैरियोटिक होती है, जिसके अंदर केंद्रक नहीं होता, जिसके अंदर केंद्रक नहीं होता, तो वो ऐसी कौन सी कोशिका है जिसके अंदर केंद्रक नहीं है? निम्न में से आपको देख के बताना है। तो प्यारे साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि जीवाणु भी एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें कोई केंद्रक नहीं होता। नील हरित शैवाल में भी केंद्रक नहीं होता और माइकोप्लाज्मा के अंदर भी केंद्रक नहीं होता। इसका मतलब ये तीनों की तीनों क्या है? ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता? तो अभी मैंने आपको बताया था प्यारे साथियों, केंद्रक, प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर एक तो आपका केंद्रक नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना। क्या नहीं होता है? केंद्रक आपका नहीं होता है। अब अगर केंद्रक नहीं होगा तो केंद्रक कला का मतलब इसके अंदर केंद्रक के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसको बोलते हैं केंद्रक कला। अब केंद्रक नहीं है तो ये कला भी नहीं पाई जाएगी। अब केंद्रक नहीं है तो इसकी पत्नी भी नहीं होगी, इसकी पत्नी भी नहीं होगी, यानी केंद्रिका भी नहीं होगी। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। ये बात आप याद रख लेना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ये जो सभी हैं माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक कला, केंद्रिका, ये तीनों ही नहीं पाए जाते हैं आपके प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। रह जाएगा ध्यान? बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी। चलिए अगला क्वेश्चन कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जिनके अंदर केंद्रक एवं द्विस्तरीय कोशिकांग पाए जाते हैं, यानी जिनके अंदर केंद्रक होता है उसको यूकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं, तो वो किसके अंदर होती है? ये जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो किसके अंदर पाई जाती है वो आपको बताना है। तो प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है वो आपकी पाई जाती है जीवाणुओं के अंदर। किसके अंदर? जीवाणुओं के अंदर आपकी यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 450 नंबर क्वेश्चन है कि नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है, यह कथन किसने दिया था? यह कथन किसने दिया था, ये बात आपको बतानी है। तो प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, ये जो कथन दिया था, ये कथन दिया था रुडोल्फ विर्चोव ने। किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चोव ने दिया था। और इसी को ही नाम दे दिया गया कोशिका सिद्धांत। इसी को ही नाम दे दिया गया कोशिका सिद्धांत। और इस शब्द को, इस सेंटेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझाने का काम किसने किया था? स्लाइडन और स्वान। स्लाइडन और स्वान दोनों ने किया था। इसीलिए कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? स्वान और स्लाइडन ने किया। लेकिन ये बात किसने कही थी? ये बात रुडोल्फ विर्चोव ने कही थी। किसने कही थी? रुडोल्फ विर्चोव ने कही थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था नोल और रस्का नाम के व्यक्तियों ने। क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने तो केंद्रक का खोज किया था, केंद्र की खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, तो नोल और रस्का ने आपकी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी खोजी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है? यानी ऐसी कौन सा ऐसा मतलब उदाहरण है जो आपका जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका को अलग अलग करती है? ठीक है, तो पहले साथियों मैं आपको बता दूं, इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। सेंट्रियोल नाम का जो कोशिकांग होता है, तारक केंद्र नाम का जो कोशिकांग होता है, वो केवल और केवल आपका जंतु कोशिका में होता है। किसके अंदर? जंतु कोशिका में। यह आपका पादप कोशिका में नहीं होता है। अब जिसके अंदर सेंट्रियोल होगा तो वो जंतु कोशिका हो जाएगी, जिसके अंदर सेंट्रियोल नहीं होगा वो आपकी क्या हो जाएगी? पादप कोशिका। तो ये सेंट्रियोल क्या करता है? दोनों कोशिकाओं को अलग अलग करने का काम करता है। सेंट्रियोल की जगह अगर आपको लवक दे देता तो आपको उत्तर लवक हो जाता, क्योंकि लवक सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर पाया जाता है? लवक सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में होता है। सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में होता है। तो लवक और सेंट्रियोल दो ऐसे
कोशिकांग होते हैं जो वनस्पति कोशिका को जंतु कोशिका से क्या करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है, जो जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। तो पहले साथियों आपको पता होना चाहिए, ये जो केंद्रिका होती है, ये जो केंद्रक होता है, ये तो दोनों केंद्र पाई जाती हैं। कोशिका झिल्ली भी आपकी दोनों केंद्र होती है, लेकिन कोशिका भित्ति केवल और केवल आपकी पादप कोशिका में होती है, केवल और केवल पादप कोशिका में, सिर्फ पादप कोशिका में होती है। और ये बनी होती है प्यारे साथियों सेलुलोज की। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, समझना अच्छे से। ये मान लो एक कोशिका है और ये कोशिका का बाहर का आवरण है, इसको हमने नाम दे दिया कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली एक ये कोशिका है। दूसरी कोशिका आपकी ये है, दूसरी कोशिका आपकी ये है। ठीक है, दूसरी कोशिका आपकी ये है मेरे प्यारे साथियों, और इसके मैंने बना दिया एक और, ये बना दिया मैंने। इसमें देखो ये जो है ना अंदर वाली, ये तो आपकी क्या है, कोशिका झिल्ली है, और ये बाहर वाली आपकी कोशिका भित्ति है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो भित्ति होती है ये कोशिका झिल्ली के ऊपर होती है, तो ये जो भित्ति जिसके ऊपर होगी उसको हम कहेंगे पादप कोशिका। क्या कहेंगे, पादप कोशिका, क्योंकि ये भित्ति केवल और केवल पादप कोशिका में होती है। और जो झिल्ली होती है वो दोनों के अंदर होती है, पादप कोशिका में भी है और जंतु कोशिका में भी है, लेकिन जंतु कोशिका में चारों ओर क्या नहीं पाई जाती, झिल्ली, ये भित्ति नहीं पाई जाती है। तो आपको यही पूछा था कि कोशिका, इस पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है, जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, तो उसका नाम है कोशिका भित्ति, और ये सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो इसका आंसर आप दे दोगे सेलुलोज की बनी होती है। किसकी, सेलुलोज की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कोशिका भित्ति के निर्माण में जो पदार्थ सर्वाधिक पाया जाता है वह क्या है। सर्वाधिक पदार्थ जो पाया जाता है कोशिका भित्ति के निर्माण में वो क्या होता है, वो आपसे पूछा है। तो भाई आपको पता होना चाहिए, कोशिका भित्ति का बाहर का आवरण आपका बना होता है सेलुलोज का। किसका बना होता है, सेलुलोज का। और सेलुलोज एक प्रकार का आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो कोशिका भित्ति के निर्माण में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो पदार्थ है वो है कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज के एक अणु का निर्माण कितने ग्लूकोज के अणुओं से होता है, तो कितने मतलब किससे होता है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, 3000 ग्लूकोज के अणुओं से, 3000 ग्लूकोज के अणु मिलकर के एक अणु बनाते हैं आपका किसका, सेलुलोज का। ये आंकड़ा थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया था। ठीक है ना, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किया है। 3000 ग्लूकोज के अणु मिलकर के एक सेलुलोज का अणु बनाते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। अभी अभी मैंने आपको बताया था ऐसा कोशिकांग जो केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। देखो लवक केवल पादप कोशिका में, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में, डिक्टियोसोम भी आपका केवल और केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लवक आपका केवल और केवल पादप कोशिका में, कोशिका भित्ति भी पादप कोशिका में, और डिक्टियोसोम भी आपका पादप कोशिका में ही होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया मेरे प्यारे साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोग्राफिया पुस्तक किसने लिखी। माइक्रोग्राफिया पुस्तक किसने लिखी, तो मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों, ये जो माइक्रोग्राफिया नाम की जो पुस्तक लिखी थी ये लिखी थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया नाम की पुस्तक लिखी, और इस पुस्तक के अंदर प्यारे साथियों कोशिका का चित्र प्रदर्शित किया गया। कोशिका का चित्र, तो आपको पूछ सकता है एग्जामिनर कि कोशिका का चित्र सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक में प्रदर्शित किया गया था, तो उस पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया, और इस पुस्तक को लिखा था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, अरस्तु ने एक जंतु इतिहास नाम की पुस्तक लिखी थी, जंतु इतिहास नाम की पुस्तक, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, जंतु इतिहास अरस्तु ने लिखी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका या फिर जीव द्रव्य कला मुख्यतः किसकी बनी होती है। तो जो कोशिका झिल्ली होती है वो बनी होती है प्यारे साथियों लिपिड तथा लिपिड की, किसकी बनी होती है, लिपिड की बनी होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जो कोशिका झिल्ली होती है वो आपकी केवल और केवल लिपिड की बनी होती है, और कोशिका भित्ति आपकी बनी होती है सेलुलोज की। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी साथियों, कोई इलाज नहीं है। कोशिका जो भित्ति है, भित्ति बनी होती है सेलुलोज की, भित्ति सेलुलोज की,
भित्ति तो आपकी सेलुलोज की बनी होती है और जो आपकी जो झिल्ली है वो आपकी लिपिड की बनी होती है। ठीक है, चलिए, जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? जो आपका जीव द्रव्य होता है, मैंने अभी आपको बताया था, ये चारों ओर मान लो कोई झिल्ली है और इसके अंदर ये केंद्रक है, तो इसके अंदर का ये जो भाग है ये कहलाता है आपका जीव द्रव्य, और इसमें सर्वाधिक मात्रा में आपका प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। ये बात आप ध्यान रखोगे, सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन होता है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली का तरल मोजेक मॉडल किसने प्रस्तुत किया था 1972 ईस्वी में? ये जो कोशिका झिल्ली होती है, बाहर की कोशिका झिल्ली, सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका का बाहरी आवरण, जंतु कोशिका का जो बाहरी आवरण है उसको हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। इसके लिए तरल मोजेक मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो तरल मोजेक मॉडल जो प्रतिपादित किया था वो सिंगर और निकोलसन नाम के व्यक्ति ने, सिंगर और निकोलसन नाम के व्यक्ति ने तरल मोजेक मॉडल प्रस्तुत किया था कोशिका झिल्ली के लिए 1972 में। अब ये तरल मोजेक मॉडल क्या होता है ये डिटेल से मैं आपको कभी बताऊंगा जब मैं आपको थ्योरी क्लास करवाऊंगा। अब इतना मेरे पास टाइम नहीं है मेरे प्यारे साथियों कि मैं आपको डिटेल से ये सारी चीज़ बता दूं तरल मोजेक मॉडल क्या है, क्योंकि एग्जाम आपका आ चुका है। मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको एग्जाम तक दे दूं जिससे आपका भला हो जाए प्यारे साथियों। ठीक है, क्योंकि ये तो आपको नहीं पूछेंगे तरल मोजेक मॉडल क्या है, ये तो नहीं पूछेंगे, लेकिन ये जरूर पूछ लेंगे कि तरल मोजेक मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? सिंगर और निकोलसन ने। किससे संबंधित है? तो कोशिका झिल्ली से संबंधित है। कब प्रतिपादित किया था? 1972 में। अगला क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली या फिर जीव द्रव्य कला का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका झिल्ली या फिर जीव द्रव्य कला का मुख्य कार्य क्या है ये आपसे पूछा है। तो आपकी जो जीव कोशिका झिल्ली या फिर जीव द्रव्य जो कला होती है उसका मुख्य कार्य क्या है वो आपको पूछा है। तो पहले साथियों इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो पढ़ के देख लो। पहले तो पहला आपको दे रखा है कि कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करने का काम करती है। बिल्कुल सही बात है, ये जो बाहर के आवरण जो होता है ना वो आकृति प्रदान करता है कोशिका को। सही बात है। कोशिकांगों की सुरक्षा करता भी, इसके अंदर जो अंग है उनकी सुरक्षा करने का काम किसका है? इस बाहरी आवरण का है। और चयनात्मक और अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह काम करती है। बिल्कुल सही बात है। अंदर चुन चुन के पदार्थों को भेजने का काम करती है, अंदर चुन चुन के पदार्थों को भेजने का काम करती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली द्वारा ठोस पदार्थों को अंदर ग्रहण करना और तरल पदार्थों को अंदर ग्रहण करना क्या कहलाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखो ये मान लो हमारी कोशिका झिल्ली है, ठीक है, ये कोशिका झिल्ली है और इधर से कोई ठोस पदार्थ आया और वो ठोस पदार्थ यहां से ग्रहण कर गया, अंदर प्रवेश कर गया। तो जब ठोस पदार्थ इस कोशिका झिल्ली से, जब ठोस पदार्थ इस कोशिका झिल्ली से प्रवेश करता है अंदर कोशिका के अंदर, तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो जब ठोस प्रवेश करेगा तो उसको कहेंगे प्यारे साथियों फेगोसाइटिस। क्या कहेंगे? फेगोसाइटिस कहेंगे। अंदर ठोस पदार्थ ग्रहण करने को क्या बोलते हैं? फेगोसाइटिस। अगर यही पदार्थ आपका क्या है? तरल पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? तरल पदार्थ है। अगर तरल पदार्थ अंदर चला गया तो उसको बोलते हैं पिनोसाइटिस, पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। और फेगोसाइटोसिस आपका कहा जाता है ठोस पदार्थ अंदर जाने को। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये उल्टा दे रखा था क्योंकि पहले ठोस की बात दे रखी, तो ठोस को कहा जाता है फेगोसाइटिस और तरल को कहा जाता है पिनोसाइटिस, है ना। इस प्रकार से याद रख सकते हो। तरल को आप पी सकते हो, तरल को पी सकते हो, इसलिए पी नाम स्टार्टिंग में आ गया ना, पीना, पीना, तरल यानी पीना, इस प्रकार से याद रख सकते हो। फेगो यानी इसको फेंक सकते हो, आप फेंक सकते हो, फेंक सकते हो, फेगो ठोस। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने प्यारे साथियों, एक मिनट भाई, हाँ, किसने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया था? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये किसने बताया था? तो प्यारे साथियों अगर आपको पता है तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, इसका आंसर आपका होगा हेक्सले। हेक्सले नाम के व्यक्ति ने जीव द्रव्य को, हेक्सले नाम के व्यक्ति ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जीव द्रव्य की खोज किसने की? जिसने जीव द्रव्य को 1835 में सारकोड नाम दिया था। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी?
जीव द्रव्य की जो खोज की थी प्यारे साथियों, वो डुजारडिन नाम के व्यक्ति ने की थी। किसने की थी? डुजारडिन नाम के व्यक्ति ने जीव द्रव्य की खोज की थी और इस जीव द्रव्य को पहले नाम दिया था सारकोड। ठीक है। और जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने बताया? जीवन का जो भौतिक आधार बताया था वो बताया था हेक्सले नाम के व्यक्ति ने। इसकी खोज डुजारडिन ने की थी और 1835 में इसको सारकोड नाम दिया था डुजारडिन ने जीव द्रव्य को। ये बातें आपको ध्यान रखनी थी आज की क्लास में। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत बेहतर लगी होगी प्यारे साथियों। 465 नंबर क्वेश्चन तक मैं आपको करवा चुका हूँ। 35 क्वेश्चन बचे हैं और 35 क्वेश्चन कल की क्लास में मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा 500 क्वेश्चन। अब उसके बाद आपको क्या करवाना है वो आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे और उसी आधार पर मैं आपको आगे की क्लास देने वाला हूं। उसी आधार पर आगे की क्लास देने वाला हूं। मैं आपके सामने 2 ऑप्शन रखता हूं। पहला ऑप्शन इसी प्रकार के एमसीक्यू करवाता रहूं, 1 नंबर ऑप्शन। 2 नंबर ऑप्शन आपका है इसी प्रकार के मैं आपको इस प्रकार के नहीं करवा के मैं आपको क्या करवाऊं, थ्योरी क्लास करवाऊं, जो आपकी आगे की एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो और इस एग्जाम यानी पटवारी के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो। आपको ये बताना है कि आपको मैं किस प्रकार की करवाऊं। अगर मैं थ्योरी करवाऊंगा तो बिल्कुल अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको गहराई से करवाऊंगा थ्योरी, साथ में आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा। अगर आपको एमसीक्यू करने हैं तो इसी प्रकार से मैं आपको एमसीक्यू करवाता रहूंगा। अब वो आपको डिसाइड करना है आपको कैसी क्लास चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा और उसी कमेंट के आधार पर ही मैं आगे की क्लास स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं कल इसी शाम इसी टाइम। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आपको मेहनत मेरी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देंगे, जिससे मेरा मनोबल बढ़ा रहे और आपके लिए बहुत अच्छे से मैं काम कर पाऊँ। ठीक है, चलिए थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।